आज हम अपने दर्शकों के लिए टोटल टीवी का खास प्रोग्राम कौन बनेगा विधायक लेकर आए हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी और तेज हो गई है, सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो जो नेता चुनाव लड़ने की दौड़ में है, टिकट की दौड़ में है, वो भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और लॉबिंग भी एक बड़ा हिस्सा होती है इस तरह के चुनाव में। आज हम पानीपत ग्रामीण से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पानीपत ग्रामीण दरअसल बहुत हॉट सीट है, हरियाणा की ये हॉट सीट है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के इच्छुक जिन नेताओं से आवेदन मांगे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आवेदकों की 82 है पानीपत ग्रामीण से। मतलब कांग्रेस की टिकट डिमांडिंग टिकट हो गई है और कांग्रेस की टिकट के लिए पानीपत ग्रामीण नहीं, जहां हम देखें कांग्रेस के टिकटार्थियों की टिकट चाहने के इच्छुक नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आज हम पानीपत ग्रामीण से शुरुआत करें और पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस के एक प्रभावी नेता, उद्योगपति, किसान, मल्टीपल पर्सनैलिटी के मालिक जितेंद्र अहलावत हमारे साथ हैं। अहलावत साहब, टोटल टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पानीपत ग्रामीण में विधानसभा की जो तस्वीर उभर रही है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस में तो सबसे ज्यादा है। इतने कैंडिडेट के पार्टी भी दुविधा में है कि हम सही कैंडिडेट का, अपने हीरे का चुनाव कैसे करें, उसकी तलाश कैसे करें। बस पार्टी ने ये डिसाइड किया है, अब हम अपनी जो पैमाना बनाया है भाई सबसे सर्वे करवाएंगे, सबसे मजबूत जो कैंडिडेट है हम उसको टिकट देंगे। तो पार्टी हर तरीके से लगी हुई है, उसमें विश्वास भी देखा जाता है पार्टी का कितना लॉयल है, आपका ग्राउंड पे क्या पोजीशन है। आप कॉलोनियों और गांव दो पार्ट हैं हमारे इस ग्रामीण हल्के के, उसमें दोनों में कौन प्रभावित है और किस तरीके से हमारी मजबूती बनती है, क्योंकि हम 3 बार ये सीट हार चुके हैं। तो अब की बार हम ये मौका नहीं गंवाना चाहते, अब भी किसी तरीके से भी ग्रामीण सीट हम हारें। तो उन्होंने पैमाना बनाया, हमारे प्रभारी ने, हमारे हुड्डा साहब ने, हमारे हाईकमान ने, उस पैमाने पर सारा कसमकस चली हुई है और उसमें जो आगे बढ़ेगा और जो होगा और उसके सबके लिए है, अब जो सबसे योग्य होगा वो आगे जाएगा और जीतेगा। पानीपत ग्रामीण की बात करें, 2009 में ये सीट बनी थी पानीपत ग्रामीण परिसीमन के बाद पहली दफा यह चुनाव हुआ पानीपत ग्रामीण में। 2009, 2014, 2019, चूंकि हम पत्रकार हैं, सारी चीजों को कुरेते हैं। इन 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई और जो 2019 का चुनाव था उसमें ओम प्रकाश जैन, अब तो स्वर्गीय हैं, 5वें नंबर पर रहे थे वो। मेरी अपनी असेसमेंट ये, चर्चा में ये चीजें आती हैं कि ग्रामीण सीट से कांग्रेस का वो उम्मीदवार जिसके अपने चेहरे की साख है, जिसके अपने चेहरे के 10, 12, 15 हजार वोट हैं, वो जीत सकता है। क्योंकि पिछला अनुभव यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट रहा है उसके साथ ये ड्रॉबैक रहा है कि उसका चेहरा वो नहीं था जिसकी साख हो। अब चूंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, किसानी करते हैं और पानीपत के एक्सपोर्टर्स में आपकी गिनती होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी है, तो जो वो एक शर्त लगती है कि अगर चुनाव जीतना, और वैसे भी कांग्रेस तो एज है ही कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की डिमांडिंग टिकट है और माहौल कुछ लग रहा है। जितेंद्र अहलावत फिट बैठते हैं उसमें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल फिट बैठता, क्योंकि मैं 2005 से 10 तक मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ और 5 साल आपने देखा होगा बीच में कभी भी अविश्वास या किसी तरह की कोई बात नहीं आई। पूरी ईमानदारी से मैंने काम किए हैं और पूरे उस तरीके से मैंने काम करता रहा। मैं कॉलोनियों में भी, मेरी ये सारी कॉलोनियाँ मेरे जिला परिषद के अंडर आती थी उस टाइम। मेरे पार्षद हैं यहाँ पे, मेरा ब्लॉक समिति मेंबर, पंचायत, जो उस टाइम मैंने काम किए थे, उस टाइम के राज तक मेरे से जुड़े हुए हैं। व्यापार से मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, करीबन 10,000 वोट हैं जो व्यापारियों की वोट है, वो मेरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। 40 से 60 हज़ार के बीच में वीवर हैं, श्रमिक हैं यहाँ पे, जो पूर्वांचली बोलते हैं। हमारा ये इंडस्ट्री पानीपत में जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री पूर्वांचल से आई है, तो वहाँ से यहाँ बैठे हैं, तो वो 60,000 वोट है जो मुझे जानते हैं पर्सनली, क्योंकि 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 30 साल से लगभग मैं पार्टी में रह रहा हूँ, इसमें कॉलोनियों में रह रहा हूँ। पहले मैं यमुना किले था, अब अंसल में हूँ मैं। तो शहरी भी जानते हैं, कॉलोनी भी जानती है, एक्सपोर्टर भी जानते हैं, वीवर भी जानते हैं, किसान भी जानता है, गांव का गरीब भी जानता है, अमीर भी जानता है, 36 बरादरी, क्योंकि एक जिला परिषद के अध्यक्ष होने के नाते और जो मैंने समाज में काम किए हैं, हर तरीके सुख दुख जो भी होती है, शिक्षा का, किसी बच्चे का, कोई गरीब का है, जो भी है, उनमें सब में शामिल हुआ हूँ मैं।
सामाजिक मजबूती तो आपकी है, जैसा बता रहे हो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह पे है। अगर ये पूछा जाए पार्टी के लिए आपने काम किया क्या है, क्योंकि काम करने वाले को शाबाशी मिलती है और पार्टी इस चीज की अनदेखी भी नहीं कर सकती, पार्टी के लिए क्या काम किया है इन पिछले सालों में जब से आप विपक्ष में है? मैं भारत जोड़ो यात्रा आई थी, बड़ी यात्रा थी, राहुल गांधी हमारे नेता जिसको हम सारी चीज़ों में वो किया है, वो यात्रा में मुझे आउटडोर मीडिया का मेंबर बनाया था। चेयरमैन हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी थे, लेकिन उनके भाई बीमार थे, वो नहीं आ पाए, बाद में उनकी डेथ भी होगी, तो मुझे सारी जिम्मेवारी वो निभानी पड़ी। मैंने सारी परचेज करना कांग्रेस पार्टी के लिए, सारी वो देखना, आउटडोर मीडिया करवाना, तैयार सब A to Z मेरी जिम्मेवारी थी, जिस पे मैं खरा उतरा। अभी लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए 2-2.5 महीने पहले, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में एक तरह से उत्साह बहुत बढ़ गया है और नेताओं को भी लग रहा है कि वो समय आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लोकसभा के चुनावी परिणाम इस चुनाव को प्रभावित करेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां हैं, लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस एज लेके चल रही है। अभी देखो, पिछले 10 साल से बीजेपी राज कर रही है, आपने देखा होगा, और ये तो पिछली बार चली जाती। इनका पिछले इलेक्शन में, पिछले विधानसभा में ये कह रहे थे 75 पार, और निकला क्या? सीट आई कांग्रेस की 31, उनकी 40। तो ये हमारी हाईकमान को भी नहीं पता था, हुड्डा साहब को भी नहीं मालूम था, वो बल्कि कहते थे यार हमें तो मालूम ही नहीं था, लोगों में इतना। साहब ये भी कह रहे थे 40 4-5 कम होती, हमारी आती तो सरकार हम बनाते। ये तो इन्होंने नारा दे दिया और लोगों को बहका दिया। ये बहकाना है एक किस्म का। अब भाई आप कह रहे हो 75 पार, लोग है ना, कुछ 10% भी चले सीधे लोग होते हैं, वो घूम गए, नहीं तो हमारा इनका हालत खराब हो जाती। और उसके बाद अब लोकसभा हुआ, अब देख लो क्या हाल है, इनको आधे में कर दिया और अब पूरा कर देंगे। अब की बार विधानसभा में लोगों का इरादा है पूरा, क्योंकि इन्होंने कहा पहले 5 साल दे दो, फिर बोले नहीं 5 साल कम है, हमें 10 साल दे दो। अब लोग 10 साल भी दे दिए, लेकिन बदला क्या? आप खिलाड़ियों को आप बड़ा वो करते हो, प्रमोट करते हो, मैंने देखा उनको, उनकी मदद भी करते हो, खिलाड़ियों के प्रतियोगिता में आपको बुलाया भी जाता है। देखो, खिलाड़ी का हरियाणा 10 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, उनको डीएसपी तक के पद दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, प्रोत्साहन किया। हरियाणा आज के दिन 50% जो मेडल हैं, कोई भी एशियाड हो या ओलंपिक में हो, तो हरियाणा से आते हैं। तो वो जो 10 साल हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, उसी में वो चीज़ें उठ के आई हैं और उसी से ये फायदा हुआ है। और अब भी हमने तो सब तरह की सुविधा दी है, लेकिन ये बीजेपी सरकार में देख लो, लड़कियों के ओलंपिक मेडल, मोदी जी एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको घर बुलाते हैं, लेकिन जब उनके मांग की बात है, उनके साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है उनके साथ। वो जो वहाँ का अध्यक्ष है वो बुरा उससे उनको टच करता है, और वो जो सारी बातें आई थी। लेकिन हुड्डा साहब की सरकार ने मेरे गांव में स्टेडियम बनाया हुआ है, जो कि पानीपत के डिस्ट्रिक्ट के स्टेडियम से भी अच्छा स्टेडियम है। बिल्कुल मेन पे मेरे गांव में सिवा में स्टेडियम बनाया था। तो गांव लेवल पे भी हुड्डा साहब ने काम किए हैं, और हर ब्लॉक में एक स्टेडियम तो पक्का है, हमारे ब्लॉक में तो 2 दिए हैं उस टाइम भी। तो हर तरीके से स्पोर्ट्स में गाँव में कोच छोड़ दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम स्पोर्ट्स में वही पद्धति, उससे भी बेटर किस तरीके से हम पदक लाओ, पद पाओ, तो इस तरीके की नीति पे काम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खिलाड़ियों को नर्सरी गांव में लेके जा रहे हैं। अब किस तरीके से हम हमारी नर्सरी बढ़े खेलों की, जिससे उनका सबका हौसला बढ़े। दूसरी बात, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, जो बड़ी पार्टियां जिनमें मुकाबला हरियाणा में दिख रहा है, हमने खिलाड़ियों की बात करी, महिलाओं और युवाओं की बात करना भी बहुत जरूरी है। महिलाओं और युवाओं की हरियाणा में स्थिति क्या है? आपको लगता है सरकार ने, कहती है हमने बहुत रोजगार दिए, प्राइवेट जॉब्स इतनी दी है, जो आंकड़े बता रही है, तो युवाओं के मामले में क्या रहा है, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारा जो स्टेट था, हरियाणा स्टेट, जब हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार थी, नंबर 1 रोजगार में नंबर 1 पे था, सब शासन में भी नंबर 1 पे था। तो इस सरकार में आने के बाद अब हम रोजगार के मामले में गए हैं 14वें या 15वें नंबर पे, आंकड़ा भी अखबार में आया था कुछ दिन पहले। तो आने वाले टाइम में हम इसको दोबारा फिर नंबर 1 पे लेके आएंगे। जो सरकारी जॉब में इन्होंने भ्रष्टाचार कहते हैं, ये हमने रोका है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ आउट होने लग रहा है। बच्चों को दुख होता है, बच्चे इतनी मेहनत करके घर से, एक बच्चा है अपनी ज़मीन वो रख के मेडिकल की पढ़ाई करता है, और वो पेपर लीक हो जाता है और वो रह जाता है, तो उसका भविष्य खत्म हो जाता है, एक हौसला टूट जाता है युवा का। तो हम आएंगे तो उसमें पारदर्शिता ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार, सरकारी 2 लाख नौकरी खाली पद हैं,
वो सब भरे जाएंगे। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो उसमें नहीं कर सकता प्राइवेट जॉब में। इंडस्ट्री कैसे बढ़े? नंबर एक इन्वेस्टमेंट थी जब हुड्डा साहब थे। आज इन्वेस्टमेंट के मामले में हरियाणा पिछड़ गया है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैसे रोजगार मिलेगा? कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पानीपत की इंडस्ट्री से पहचान है, देश दुनिया में पानीपत का नाम है, टेक्सटाइल सिटी। 3-4 लाख परिवारों को रोजगार मिला हुआ है और हजारों करोड़ का रेवेन्यू सरकार को जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। पानीपत की इंडस्ट्री की स्थिति क्या है? बीच बीच में कई बातें सुनने को आती हैं जी, पानीपत की इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि जो हम हैं अपने दम से हैं, सरकार ने कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इंडस्ट्री के आजकल क्या हालात हैं? आप तो खुद एक्सपोर्टर हैं। बहुत बुरे हाल हैं। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ से बीजेपी के एमएलए हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने यहाँ पे हमारी रोज देखते हो गए, हर हफ्ते फायर हो जाती है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। उसमें कहीं न कहीं होके और वो आग लग जाती है। हमारे हर महीने 100 करोड़ का, कभी 50 करोड़ का हर रोज लॉस हो रहा है आग लगने से। मानहानि भी हो रही है, सब चीज़ों का लॉस हो रहा है। तो इंडस्ट्री में आपको अगर आप बताओ, अगर एक बंदा अगर किसी की फायर होगी यार, इतने करोड़ का वो लग गया, तो कैसे काम होगा? आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ फायर स्टेशन बना रहे, बहुत सारे, मतलब इंतजार भी कब तक किया जाए? इंडस्ट्री के लोग इस बात से भी परेशान हैं कि आग लग जाती है। आप 2 साल से कह रहे हो कि हम जरूरी सामान लाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी परेशानी वाली बात है। बिल्कुल, 10 साल हो गए ये बात होते हुए। हमारे खुद का एमएलए, इंडस्ट्री का एमएलए हर रोज देखते हैं, गर्मी के सीजन में हर महीने एवरेज है 4 फैक्ट्रियों में फायर हो जाती है। तो उसको बोलते बोलते इतने साल हो गए हैं। इतना पैसा तो अगर इंडस्ट्री वाले इतना टैक्स देते हैं, हर कंपनी कम से मतलब कई सौ करोड़ यहाँ से टैक्स जाता है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। किसी तरीके से भी वो कर लो आप, कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो बताओ, एक फायर टेंडर लगाने करने में, अच्छी तरीके से वो सुविधा देने में क्या दिक्कत है? लेकिन कोई नहीं सुन रहा। कोई एक चीज और है, आप पानीपत जैसे शहर में रहते हो, हम भी रहते हैं। पानीपत को लेके बहुत नगर निगम में बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा, जितना कई 100 करोड़ पे बात हो रही है कि पानीपत के विकास पे खर्च किए। जो बीजेपी के नेता लोग हिसाब मांग रहे हैं, विपक्ष तो बोलते ही है ना कि आपने इतने 100 करोड़ लगा दिए, उसका हिसाब तो कहाँ कहाँ लगाए। अब ये वही बात है, ये कहते हैं पहले 5 साल मिले हैं, हमें कम मिले हैं, हमने 10 साल। हमारी पार्टी का आपको याद होगा, 10 साल पहले इन्होंने हिसाब मांगा था, हमने हिसाब दिया था, लेकिन आज इनका भी तो हिसाब बनता है। अब आपने क्या किया, हम यही हिसाब मांग रहे। हमें रोज बेरोजगारी में आप हमारे को, रोजगार में आप 14वें नंबर पे लेके 1 नंबर पे थे। आप हमारे को भ्रष्टाचार में हमारे को ऊपर थे, हम नीचे लेके गए। आप किसी भी मामले में, अपराध के मामले में, आप अपराध के मामले में देख लो, आप हम कहाँ थे? हुड्डा साहब ने आए थे तो कितने अपराधियों को मतलब वहाँ पे हर तरीके से उसको शूट आउट किया था, अगर वो नहीं रुक रहे थे तो। इतना अच्छा माहौल था। आज इन्होंने ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे को? तो हर परेशान है, मतलब हर तरीके से लोग डरे हुए हैं। व्यापारी है, इतना डरता है, कभी कोई किसी के साथ। अभी भी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, अब उसको अपहरण कर लिया, उसको ले जाए, रात को ये टॉर्चर करते हैं, फाइनेंशियली परेशान हैं। उसके बाद जो फाइनेंसर है वो उसको टॉर्चर करता है, तो सब तरीके से परेशानी है। एक बात ये भी है, आप चूंकि बड़े एक्सपोर्टर है, आपका नाम है, कई फैक्ट्रियां आपकी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं ये बहुत बड़ा वो तो नहीं करे, दांव खेले अपने करियर से भी, कि पार्टी आपको कंसीडर करके इतनी बड़ी फैक्ट्री, कारोबार छोड़ के आप राजनीति में आए हो, कहते हैं कि मैंने कुछ करने का जज्बा है? तो नहीं, ये कोई बड़ा दांव तो नहीं खेल रहे आप? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरा वेल सेटल्ड बिजनेस है। मेरे जो पार्टनर है वो पहले आर्मी में थे, कैप्टन। मैंने उनको मार्केटिंग 20 साल हो गया अब उसको। वो और बहुत सारे मेरे पार्टनर हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं। वो सब इंडस्ट्री को देखते हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ पिछले 5 साल से, और मैं टोटल पॉलिटिक्स में या समाज का या जो वही काम है वो मैं वो करता हूँ। मेरे को बिजनेस में जो वो चला रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो उनका काम है। मेरा टोटल ध्यान और मेरा काम जो है, मेरे को उन्होंने फ्री किया हुआ है। अगर आप पूरा टाइम पॉलिटिक्स करो, पिछले 5 साल से मैं वही कर रहा हूँ। एक चीज और है, मेरे को लगता है अब समय जो जिस तरीके से आ रहे हैं ना, सभी चीजों पर असर पड़ा है। पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों पे लोग भरोसा कम करते हैं, लेकिन सामाजिक लोगों पे ज्यादा करते हैं। जो किसी गरीब की मदद करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, सामाजिक क्षेत्र जो है उस पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। और कोई सामाजिक आदमी अगर राजनीति में आता है तो मेरे को लगता है उसकी इज्जत तो होती है, लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे भाई गाँव में जरूरत होती है, मैं गाँव में स्टेडियम में मैंने पीछे कोच छोड़ा हुआ था,
कबड्डी का कोच छोड़ा मैंने, जरूरत थी, एथलेटिक्स का छोड़ा। बच्चे जहाँ खेलते हैं उनको किट की ज़रूरत है, किट देते हैं। उनको कोई ट्रैक कपड़ों की ज़रूरत होती है, कपड़े देते हैं। कोई खेलने के लिए सामान चाहिए, वो देते हैं। जहाँ पे भी हुआ है, गांव में भी करते हैं और कॉलोनियों में करते हैं। फिर दूसरा सामाजिक में बात हो, अब पिछली बार जब ये हमारा कोरोना टाइम था, उस टाइम मेरा एनजीओ है अपना, मेरा एनजीओ है अपना, उसमें मैं चेयरमैन हूँ। उसमें भी मैंने मतलब बहुत सारे जो परदेसी थे, जो वीवर थे, जो जा रहे थे यहाँ यूपी में, उनको भी मैंने हर तरीके से खाने के रूप में, पैसे के रूप में, हर तरीके से हमने काम किया। जन सारथी फाउंडेशन करके है, आपने सुना भी होगा, उसका मैं चेयरमैन हूँ। पिछले 10 साल से मैं उसका चेयरमैन हूँ। और हम कोई ब्लड कैंप लगाते हैं, कभी कुछ वो करते हैं, मैं कभी आपने आगे नहीं देखा होगा, सदा मैं पीछे रहते हैं, लेकिन उसका चेयरमैन हूँ मैं। और सब तरीके से मैं उसमें सब पैसे से और उससे सब डोनेट भी करता हूँ और मिल के काम करते हैं हम। और मजदूर के मामले में, कॉलोनियों के बारे में, जहाँ पे भी बहुत सारी लड़की कोई मेडिकल हो जाता है, कई बार फ़ोन आ जाता है, अगर जी मैं उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और बच्चा होने वाला है, अगर ये नहीं 10 मिनट में पैसे दिए तो हॉस्पिटल वाले कह रहे 20,000 का खर्चा है, ऐसे आ जाते हैं फ़ोन। तो उसी टाइम में मैं बाहर घूमने गया हुआ था, मैंने पेटीएम करके उनको 20,000 हॉस्पिटल में वो पैसे पेटीएम से मैंने डॉक्टर को भेजे और उसी टाइम उसका ऑपरेशन करवा के वो करवाए। ऐसे से एक उदाहरण नहीं है, हज़ारों उदाहरण है। मैं बोलता नहीं हूँ, व्यापारी कभी बोलता नहीं है, मुट्ठी बंद करके करता है और ऐसे ही रखता वो। एक बात और देखा मैंने, जिस एरिया में आप रहते हो उस अंसल में एलडीको है, यमुना एनक्लेव है, सेक्टर एरिया है, बाबरपुर है, बिचपड़ी और नूरवाला, जहाँ वोट भरे पड़े हैं, उस क्षेत्र में आपको लोग मानते भी हैं। तो मुद्दे क्या है पानीपत ग्रामीण के जिससे लोग त्रस्त हैं? प्रॉपर्टी आईडी वाला मुद्दा हो गया, एक वो परिवार पहचान बनने से उसमें इनकम गलत जोड़ दी तो उनका राशन कट गया, पेंशन कट गई, लोग परेशान बहुत हैं। कुछ सुधार किए गए हैं, प्रशासन ने, सरकार ने किए भी हैं, लेकिन अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। लोगों में आक्रोश बहुत है इस बात को लेके। गरीब आदमी का राशन कट जाए, पेंशन कट जाए, उसके लिए तो 500 रुपये भी बहुत है। देखो, सबसे तो ज़्यादा ये बिल्कुल आपने ठीक बताई, ब्रेकर लगा रखे इन्होंने, रोड पे चलने नहीं दे रही है ब्रेकर। कोई भी उनके जीवन में आगे बढ़ने का टाइम आता है तो इन्होंने आईडी के रूप में, किसी भी रूप में, आप उसकी प्रॉपर्टी है, वो काम फिर भी हो रहा है तो इसका मतलब पैसे दे के हो रहा है। गलत लोगों को आप सह दे रहे हो। सब चीज़ें इस तरीके से कॉलोनियों में गरीब आदमी, परदेसी आदमी है, उसका कोई है नहीं, वो छोटे छोटे 50 गज का 100 गज का उनका मकान है, वो बेचारे, उन्होंने एक बार में अपनी रजिस्ट्री नहीं हुई, उसने खाली पेपर पर लेके अपना वो करवा रखा। आप रजिस्ट्री करवाने जाता, रजिस्ट्री नहीं होती है। एक मकान बनाया है, फिर गली ऊपर हो जाती है, वो 10 फुट नीचे चला जाता है, फिर 10 लाख रुपए लगाते हैं। बहुत बुरी हालत है। बल्कि मैंने अपने पार्टी को ये सजेशन मांगा था उन्होंने मुझे कॉलोनियों के लिए, अगर भाई हम ऐसा कोई साइड में इनका सुधार जब ही होगा जब हम कोई एक ऐसा सेक्टर काटे साथ में कॉलोनियों के साथ लगता हुआ, और उनके वहाँ जैसे गाँव में 100 गज के प्लाट देते हैं, आवासीय सुविधा दी जाए। जो शहर में श्रमिक है उससे इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को भी, सब व्यापारी को, सबको सारा मिलेगा। और उसको मिनिमम, मैं फ्री नहीं कहता, मिनिमम उस पर 2,000 में, 3,000 रुपये में उसको प्लाट दिया जाए और वो पैसे भी उनको किस्तों में दिया जाए, बैंक से लोन हो जाए और वो किस्तों में पे करें। इस तरीके से इन कॉलोनियों में ना तो, देखो मैं बताऊं आपको, ना तो कोई सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं, उनको बेचारे 15,000 रुपये मान लो महीने में कमाते हैं। वो अगर एक महीना किसी टाइम बीमार हो जाते हैं तो उन बच्चों की फीस रुक जाती है, वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पे आपने मेडिकल सुविधा देखी हो, कोई कॉलोनियों में कहीं आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कोई फर्स्ट एड हो, जो कुछ भी हो सके, दूर जाना पड़ता है, रात को बुखार हो गया, कुछ भी, कहीं हम काम नहीं कर सकते, पार्क नहीं है, खेल का ग्राउंड नहीं है। तो अगर साइड में हम सेक्टर काटेंगे तो वो कॉलोनी वाले उन पार्कों में, उन स्कूल में, उन स्टेट खेलने की जगह है, हॉस्पिटल में वो जा सकेंगे, छोटी छोटी नर्सियों में। अलावा साहब, राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है। आजकल लोग भरोसा नहीं करते राजनीति को, मजबूरी है उनकी वोट डालना, बात करना, स्वागत करना, हाथ डालना। जितेंद्र अलावा बाकी लोगों से कैसे अलग पॉलिटिशियन है? देखो, मैं, कई होते हैं जिन्होंने राजनीति में अब तक आए नहीं, बताते हैं हम ऐसे करेंगे। मैंने 2005 से 10 तक एज ए जिला परिषद अध्यक्ष करके दिखाया है और सब चीज़ें महसूस करवाई हैं, काम में भी और इज्जत में भी। हर तरीके से अपने वोटर के साथ, अपने ज़िले के साथ इंसाफ करने की कोशिश करी है और सदा सिर झुका के काम किया है। उनको भरोसा मुझे, मेरी ईमानदारी पे, मेरी शराफत पे, मेरी मेहनत पे। तो
इसमें इस तरीके से मैं अलग हूँ, गांव से रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ, हर तरीके से मैं को गांव को, किसान को, हर आदमी को, मजदूर को, सब तरीके से मैंने सदा मेरी इंडस्ट्री में मैंने यही इज्जत कमाई है। और कभी भी मैंने अपने श्रमिक को अपना पार्टनर समझ के काम किया है, ये नहीं समझा मैं ये श्रमिक है मैं मालिक हूँ। सदा उनको भी फैक्ट्री में भी यही समझा है, अब भाई आप हम सब लोग यहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं और हमारा काम है ये काम करना, इससे हमारा घर चलता है, हर देश चलता है। तो मैं उनसे अलग शराफत में, मेहनत में, ईमानदारी में, सब चीज़ों में मेरा जिला मुझे इस बात पे मानता है और करता है। लाल साहब एक बात ये भी है, कांग्रेस जो नेता है वो टिकट की ट्राई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सहमे भी हुए हैं कई नेता, लेकिन जितेंद्र रहलावत इतना कुछ करने के बाद दफ्तर खोल दिए, हजारों लोगों को बुला के उद्घाटन कर दिया, तो जितेंद्र रहलावत को कोई इस तरह का डर नहीं है, पता नहीं क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों डर होगा? आप अगर जिस काम में निकले हो, मैं गांव से किसान का बेटा हूं, मेरा बाप फादर आज भी किसान है, गांव में रहते हैं। आज भी मैं यहाँ इंडस्ट्री में जुड़ा आया हूँ, जो व्यापारियों की इंडस्ट्री जिसकी 3 पीढ़ी व्यापार करते हैं, हम उसमें आए थे, तब भी ऐसे आए थे और उस मुकाम पर पहुँच के दिखाया, मेहनत करके दिखाई, कामयाब होकर दिखाई। जिला परिषद में आए तो जब भी जिला परिषद में 5 साल क्या सुना आपने कोई इधर उधर हो जाए नहीं, आज देखते हो अविश्वास मिनट में 5 साल में 5 बार अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। कभी आपने सुना एक बार भी? किसी का अखबार में क्या कहीं सुना हो? कोई अपराध में सुना हो आपने मेरा नाम? कोई झगड़े में सुना हो किसी के नाम? किसी बुराई में आपने कभी, आप भी 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो हम ईमानदारी से काम करते हैं और सही तरीके से कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। ये जो ऑफिस है, ये सारी चीज़ें अब राजनीति में आए हैं तो राजनीति को उसके हिसाब से, क्योंकि हर आदमी को आज सुविधा चाहिए। ऑफिस में उसको चाय पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बैठने के लिए गर्मी का इतना मौसम है, उसको एसी हॉल चाहिए। 500 आदमियों को मेरा बैठने का एसी हॉल है, मेरे पास दफ्तर हैं, सारी चीज़ें। देखो, अगर राजनीति करनी है तो आपको हर तरीके से आपको सक्षम होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो आप पिछड़ जाओ। क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करना है, उन्होंने इतने बड़े बड़े दफ्तर बना दिए हैं, इतने बड़ी बड़ी सुविधा दे दी हैं जनता को, तो उसको मुकाबला करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम अपने ग्रामीण हल्के में एक हल्के लिए अपना इस तरीके से सुविधा ना करेंगे, हमारे पास कौन आएगा और कौन रहेगा बैठने? सब चीज़ चाहिए आज के। आखिरी सवाल, कांग्रेस को 82 लोगों ने अप्लाई किया है पानीपत ग्रामीण के लिए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को इस भीड़ में से एक हीरा छांटना है, क्या वो हीरा जितेंद्र रहलावत भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बताओ, हर चीज तरीके से मैं काबिल हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी इंटरव्यू में मैं बहुत सारे को 10 मिनट लेके मेरे को 1 घंटे तक मेरा इंटरव्यू चला और उसमें जो बातें बताई है, मैंने 2005 से 10 में चेयरमैन रहा हूँ और जब भी मैं मतलब बाहर इसमें जब चेयरमैन था, भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से परमानेंट नॉमिनी था। किसान के बारे में विज्ञान भवन को जब भी चर्चा होती थी मुझे बुलाया जाता था। किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, पंचायतों के बारे में, गाँव के बारे में जब भी कोई डिस्कशन होता था, क्योंकि उनको जो मेरी बातें सुनते थे, वो देखते थे, तो उनको लगता था कि हाँ ग्राउंड का बंदा है और मैं उदाहरण देके वो बातें करता था। तो मैं इसलिए कामयाब हूँ। मैंने पार्टी के लिए विश्वास पात्र हूँ। मैंने भारत जोड़ो यात्रा में काम किया, हर तरीके से तन मन धन से मैंने उनको साथ हर तरीके से दिया। तो ग्राउंड पे आता हूँ, मेरा गाँव यहाँ पे है, मेरी फैक्ट्री इसी एरिए में है, मेरे जितने मेरे वीवर काम करते हैं, मेरे साथी काम करते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो मेरे साथ हैं। मेरी कॉलोनियाँ हैं, मैं कॉलोनियों में रहता हूँ, अंसल एक कॉलोनी का पार्ट है, वहाँ रहता है, यमुना के लिए रहता है। मेरा गांव बबैल गांव है, मेरे आसपास के गांव हैं। तो हर तरीके से जो मेरिट बनती है, मुझे लगता है अगर मैं मेरिट में नंबर 1 पे आऊँगा और मैं कामयाब होऊंगा और मुझे पार्टी टिकट देगी। आखिरी सवाल और बहुत छोटा सा जवाब, आप बहुत साधारण व्यक्ति से एक बिल्कुल आम युवा की तरह थे, आजकल बेरोजगारी बहुत है, वो कहते हैं कि नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनो। बहुत छोटे स्तर पे अपने काम शुरू होगा, आज बहुत बड़े आदमी हैं, आपका नाम है आज पानीपत में भी, दिल्ली में भी। तो जो युवा बेरोजगार है, अपना काम करके पैरों पे खड़े हो, छोटा सा उनके लिए एक मंत्र बता दो, एक रोल मॉडल की तरह। बिल्कुल, मेरे माँ बाप चाहते थे, किसान थे, वो चाहते थे मैं बिजनेस नहीं करूँ, वो चाहते थे नौकरी करें आप, और वो डरते थे बेचारे। अब कभी ये जो थोड़ी बहुत ज़मीन है घर बाहर हमारा फैक्ट्री में बिक ना जाए। लेकिन मेरा जब मैं 8वीं क्लास में था, मेरा प्रण लिया था मैंने, अगर मैं नौकरी करूँगा नहीं, ये मेरे को मेरे साथ में, मैं मॉनिटर था 8वीं में, 9वीं क्लास 10वीं तीनों मॉनिटर था। मेरी 5 टीम थी स्कूल की, 5 का कैप्टन था मैं। कॉलेज में गया 11वीं क्लास में, CR बना अपने कॉलेज का। तो ये जज्बा था शुरू से ही, नौकरी लेने वाला ना बनूं, देने वाला बनूं। माँ बाप से भी ये कहता,
अपनी माँ को कहता था मैं, माँ तेरे को एक दिन कार में लेके घुमाऊंगा, और वो याद करती थी। अगर ये चिंता छोड़ दो, घर वालों ने मना किया मेरे को, अगर नई इंडस्ट्री हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, एक पैसा नहीं देंगे, उन्होंने बिल्कुल मना किया। लेकिन उसके बाद मैंने काम किया और मेरे अंदर जज्बा था और मेहनत थी। मैं युवा को कहता हूँ, युवा ऊंचे सपने लो, और जितने ऊंचे सपने लोगे उतना आगे जाओगे। और ये कभी मत घबराओ, अकेला आदमी ही आगे बढ़ता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो सब कुछ मिलता है उसको, जिसको सब कुछ है वो कुछ नहीं करता, वो घर बैठा रहता है और आराम करता है। राजनीति की बात अपनी जगह, जितेंद्र अहलावत एक कामयाब बिजनेसमैन भी है, और जैसा इन्होंने मंत्र दिया, एक बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी 15-20 हजार की नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन युवाओं के लिए जितेंद्र अहलावत एक रोल मॉडल भी हो सकते हैं कि आप हिम्मत करिए, जोखिम लेने का साहस दिखाइए, कभी आप भी मेरी तरह हो सकते हैं जो आज एक मुकाम पर पहुंचे हैं। सहयोगी विद्या और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।